जिसमें से पहला टॉपिक होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या क्या आता है, यहाँ पे आता है मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन एंड पार्ट्स पर मिलियन, है ना। ये आपके पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम क्यों करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ते हैं क्योंकि जितने भी हमारी रिएक्शंस होती है वो किसी सोल्यूशन में हो रही होती है, एंड जो हमारा सोल्यूशन होता है उसमें कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं, किसका वॉल्यूम कितना है, ये जो कैलकुलेशंस होती है ये निकालने के लिए हम पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, ठीक है, चलो चलो, तो ये होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का मतलब। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में मास बाय मास का मतलब क्या होता है, कितना मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, उसको आप बोलते हो मास बाय मास। मास बाय वॉल्यूम, कितना मास प्रेजेंट है सॉल्यूट का इन क्या बोलते हैं 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालने उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल के नंबर ऑफ मोल्स, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। पार्ट्स पर मिलियन, अगर हम बोलते हैं किसी चीज को कि बहुत छोटे अमाउंट में बहुत ज्यादा डाइल्यूशन और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन है किसी चीज का, तो उसके लिए हम निकालते हैं पार्ट्स पर मिलियन, जिसके लिए हमें जो भी मास परसेंटेज आपने पढ़ा उसी को 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया होता है। अब आते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या है, हेनरीज लॉ गैसेस पे लगता है, गैसेस पे लगता है ना। जब हम बात करते हैं गैसेस इन लिक्विड्स की, लिक्विड्स में गैसेस को डालते हैं तो उस टाइप के सोल्यूशन में हमें एक लॉ पढ़ना होता है जो कि होता है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले से ही आप समझ भी सकते हो। ये कहता है कि जो प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर होगा किसी भी गैस का, P एक्सटर्नल ऑफ एनी ऑफ द गैस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। और प्रोपोर्शनैलिटी का अगर हम साइन हटाते हैं तो यहाँ पे आता है हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, तो K ऑफ H इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, तो ये होता है हेनरीज लॉ। ठीक है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी आपने पढ़े थे, है ना, एप्लीकेशंस पढ़े थे, है ना, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स में इसका एप्लीकेशन होता है। इसके अलावा एक्वाटिक मैमल्स, एक्वाटिक मैमल्स में होता है ना, कि वो कोल्ड वाटर में ज्यादा यू कैन से सर्वाइव अच्छे से कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स इसका यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे हर जगह हेनरीज लॉ लग रहा होता है। ये बेसिकली सॉल्युबिलिटी बताता है किसी भी गैस का कि उसका क्या रिलेशन है प्रेशर से। तो हम बोलते हैं जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, है, जो कोल्ड ड्रिंक बॉटल को आप बहुत इजीली उसका एग्जांपल के हिसाब से समझ सकते हो। ठीक है, क्लास एक सेकंड, लेक्चर 7 की पीडीएफ नहीं है क्या, लेक्चर 6 पीडीएफ, लेक्चर 7 पीडीएफ सही नहीं है, अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, चलो मैं इस क्लास के बाद एक बार चेक कर लूंगी सारी पीडीएफ्स, डोंट वरी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मैंने पढ़ लिया ये वाला, अब इस मैसेज को बार बार मत करना। लेक्चर 6 लेक्चर 7 दोनों चेक करवा लूंगी एक बार, ठीक है, लेक्चर 6 लेक्चर 7 दोनों चेक करवा लूंगी। हाँ, कोई एक पीडीएफ आपकी थी मुझे याद है 5 लेक्चर की या पता नहीं किस लेक्चर की, जिसकी रिटर्न आपको पीडीएफ शायद नहीं मिली होगी, क्योंकि वो रिटर्न पीडीएफ पता नहीं कैसे वो मिली ही नहीं रही है, कहाँ पे सेव हो गई है, तो इस वजह से शायद नहीं मिली होगी। बाकी आपका अगर 6 या 7 में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं एक बार चेक करवा लूंगी, ठीक है। चलो हाँ, एनॉक्सिया वगैरह बीमारी हो जाती है, बेंड्स की बीमारी हो जाती है ना, डीप अंडर द सी जाओगे तो बेंड्स की बीमारी हो जाएगी, और हाई ऑल्टीट्यूड में जाओगे तो एनॉक्सिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हेनरीज लॉ होता है। थर्ड आता है बेटा हमारे पास राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ कहता है मैम, राउल्ट्स लॉ कहता है, सिंपल सी बात है कि मैम प्रेशर और ये जो मोल फ्रैक्शन है इसी का रिलेशन बताता है। ये कहता है कि अगर प्रेशर ऑफ ए निकाल रहे हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, है ना, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो इज इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ ए जीटा ए, ठीक है। और यहीं पे आप अगर दूसरे फॉर्मूले निकालोगे P ऑफ B इज इक्वल्स टू P नॉट ऑफ B जीटा B, ठीक है, ये होता है। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशन जो ओबे करते हैं राउल्ट्स लॉ को, नॉन आइडियल जो ओबे नहीं करते हैं राउल्ट्स लॉ को। आइडियल सॉल्यूशन जो है ये वो सॉल्यूशन है जिसमें P ऑफ S इज इक्वल्स टू हो जाता है, यहीं पे लिख दे रही हूँ, आइडियल का मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें P ऑफ S इज इक्वल्स टू P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B हो जाता है, ये होते हैं हमारे आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल दो टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे राउल्ट्स लॉ से या तो नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे राउल्ट्स लॉ से, ठीक है, या तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे या तो नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे राउल्ट्स लॉ से। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है P ऑफ S ग्रेटर हो जाएगा इस पूरी वैल्यू से, और नेगेटिव मतलब P ऑफ S लेसर हो जाएगा इस पूरी वैल्यू से। और साथ ही साथ नॉन आइडियल की अगर हम बात करें तो या तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं या तो नेगेटिव। पॉजिटिव डेविएशन में हम क्या बोलते हैं कि मैम डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग जो है ग्रेटर देन 0, डेल्टा S ऑफ मिक्सिंग जो है ग्रेटर देन 0, है ना।
P ऑफ S ग्रेटर देन P नॉट A जीटा A P नॉट B जीटा B, ये आप लिख लोगे है ना, यस मैम। इसके अलावा सब कुछ ग्रेटर देन 0 हो जाता है। अच्छा एक और चीज, A के बीच का इंटरेक्शन B के बीच का इंटरेक्शन ग्रेटर होता है AB के इंटरेक्शन से। नेगेटिव डेविएशन में जस्ट ऑपोजिट, डेल्टा H मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा S मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा V मिक्सिंग लेस देन 0, P ऑफ S लेस देन P नॉट ऑफ A जीता है ना। A का इंटरेक्शन B का इंटरेक्शन लेस देन A और B का इंटरेक्शन। तो ये पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन होता है। इन दोनों के ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, तो ग्राफ हमेशा याद रखना। फिर आए थे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। कुल मिला के हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। कौन कौन सी? ऐसे कर देंगे, इसको यहाँ पे जगह नहीं बचेगी तो ऐसे करते हैं, 1 2 फिर 3 और फिर 4। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी क्या थी? डिप्रेशन चले मत जाना बेटा, इन फ्रीजिंग पॉइंट है ना, केमिस्ट्री ले ली साइंस ले ली तो बनता है मैम, नहीं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या है मैम? ये वो प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल पे, नंबर ऑफ पार्टिकल पे सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जो भी चीजें डिपेंड करती हैं वो हमारी होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, वो होती है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है P नॉट ऑफ A माइनस P ऑफ S अपॉन P नॉट ऑफ A इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ P। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M। ऑल्सो डेल्टा TB जो होता है वो होता है TB माइनस T नॉट ऑफ B, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M, ठीक। और क्या होता है? डेल्टा TF इज इक्वल्स टू T नॉट ऑफ F माइनस T ऑफ F। जहां जहां नॉट लगा है वो प्योर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, या तो प्योर का टेम्परेचर, प्योर का प्रेशर, प्योर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल्स टू MRT, कई बुक्स में CRT लिखा रहता है, यहाँ पे R की वैल्यू 0.0821 वाली हमें लेनी होती है, ठीक है, लीटर ATM लिख लेना, ठीक है। ये हो गया। तो ये चारों के चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वैन टॉफ फैक्टर क्या है? करेक्शन फैक्टर था, याद है? वैन टॉफ फैक्टर क्या था? करेक्शन फैक्टर है ना। तो कई बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमें कुछ गलती देखने को मिल जाती है, उसके लिए हम वैन टॉफ फैक्टर को लेके आते हैं, ठीक है। आई से इसको डिनोट करते हो, ठीक है, एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वजह से। आई होता क्या है मैम? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लिख लेना नंबर, चलो लिख लेते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, ठीक है। तो ये होता है, तो आफ्टर अपॉन बिफोर होता है बेसिकली, मैम ने बोला क्या होता है? आफ्टर अपॉन बिफोर, ठीक है। अच्छा, बाकी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आई से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ता है यहाँ पे। इसके अलावा हमने एक और चीज पढ़ी थी, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि वैन टॉफ फैक्टर एक और तरीके से निकलता है। कैसे निकलता है? अच्छा, अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो डिसोसिएशन कह रहे होते हैं, है ना, और अगर लेस देन 1 होता है तो एसोसिएशन कह रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की एक वैल्यू होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये कैसे निकलता है? I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। तो कभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला जाए तो हमें ये लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे वैन टॉफ फैक्टर की बात हो गई। लास्ट में आते हैं अजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्या मतलब होता है इनका? मैम ये वो मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर्स हैविंग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, कांस्टेंट बॉइलिंग जिसमें रिसीव हो जाए हमें, है ना, उसे हम बोलते हैं, वो हमारे अजियोट्रोपिक मिक्सचर्स हैं, ठीक है। अजियोट्रोपिक मिक्सचर कौन दिखाते हैं? नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल, या तो पॉजिटिव डेविएशन या तो नेगेटिव डेविएशन, या तो पॉजिटिव डेविएशन होता है या तो नेगेटिव डेविएशन होता है, ठीक है। कांस्टेंट बॉइलिंग जब अचीव हो जाए, और दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कैन नॉट बी सेपरेटेड, इन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते।
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अगर हम चाहें इनको अलग करना तो हम अलग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन या तो नेगेटिव डेविएशन, तो एक होता है मिनिमम बॉइलिंग अज़ीओट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग अज़ीओट्रोप। पॉजिटिव है तो मिनिमम बॉइलिंग अज़ीओट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग, अब लिख लेना यार अज़ीओट्रोप, और नेगेटिव है तो मैक्सिमम बॉइलिंग अज़ीओट्रोप। अब यार क्या बात है, तो देखो हमारे चैप्टर्स तो खत्म हो गए, चैप्टर्स दो खत्म हो गए हमारे, ठीक है। तो एक चैप्टर खत्म हो चुका है, दूसरा चैप्टर भी खत्म हो गया ऑलमोस्ट। अब हम बात करते हैं भाई, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ने मैम सर की बैंड बजा दी, दही बना दिया, क्या आप इसको रिकैप करवा सकते हो? हमें तो याद ही नहीं है, हम तो ऐसे ची को उठा के समझ रहे शी ही है, हमें तो शी से ज्यादा लगाव है, हमें ऐसे ची नहीं समझना है। नहीं तुम्हें समझना पड़ेगा। तो हम इसको एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप के सेल्स होते हैं, हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं? अच्छा बेटा, जो मैं यहाँ पे लिखूंगी ना इसको आप पूरा लिखते रहना, मतलब सॉरी लिखते रहना नहीं, ये जो आप मैं लिखने वाली हूँ ये दो स्लाइड्स, क्लास के बाद देखना, इन स्लाइड्स में जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे अभी लिखना हो लिख लो, पर क्लास के बाद भी इसको देखना, ठीक है। तो भाई दो टाइप के हमारे पास सेल्स होते हैं, कौन कौन से? एक होता है हमारे पास कौन सा सेल? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक होता है हमारे पास गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल को ही हम बोलते हैं वोल्टेइक सेल। इसका एक एग्जांपल होता है हमारे पास कौन सा सेल? डैनियल सेल। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हमने एग्जांपल से याद किया था पानी, और गैल्वेनिक सेल को याद किया था घड़ी, है ना। ये हमने याद किया था पानी, ये हमने याद किया था घड़ी, ठीक है। पानी की बात करें या इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें, क्या करता है मैम? ये कन्वर्ट करता है पानी में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी देते हो, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, वहीं जब हम गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं तो घड़ी केमिकल प्रेजेंट है, केमिकल एनर्जी प्रेजेंट है, सॉरी केमिकल प्रेजेंट है, तो भाई ये करता है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। ये हमारी रिएक्शन होती है, ठीक है मैम। ये हमारे दोनों टाइप के सेल्स होते हैं। फिर उसका एक एग्जांपल होता है डैनियल सेल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है। अच्छा बाकी तो आप डिफरेंस जानते ही हो, जो हमारा क्या कहते हैं, कौन सा सेल है ये गैल्वेनिक सेल जो है, इसमें कैथोड पॉजिटिव बोला जाता है, एनोड नेगेटिव बोला जाता है, ये चीज हमें याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। बाकी इसके अलावा, अच्छा इसके अलावा एक और चीज होती है कि जो हमारी गैल्वेनिक सेल की रिएक्शंस होती है वो खुद से हो रही होती हैं, हमें रिएक्शन में कुछ नहीं करना होता, वो शुरुआत इनिशियली वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है ना। इनिशियली क्या मतलब, अगर रिचार्ज नहीं होनी तो वो स्पॉन्टेनियस ही है। वहीं जब आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करते हो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। अब हम बात करते हैं भाई नेक्स्ट अपने सेल नोटेशन की। सेल को नोटेट कैसे किया जाता है या सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो मैम ने आपको सिंपल ट्रिक बताई, ए बी सी। सबसे पहले आप एनोड को लिखिए, फिर उसके बाद आप ब्रिज बनाइए, और फिर उसके बाद आप कैथोड को लिखिए। ये हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है ए बी सी। तो अगर मुझसे बोला किसी ने डैनियल सेल को रिप्रेजेंट करो, तो मैं बोलूंगी डैनियल सेल। अगर मुझसे किसी ने भी बोल दिया कि भाई डैनियल सेल को रिप्रेजेंट करो, है ना, तो मैं कैसे बोलूंगी? मैं बोलूंगी डैनियल सेल तो वाला सेल होता है जिसमें जिंक और जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट होता है, कॉपर की रॉड और कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट होता है ना। यस मैम। तो उसमें हो क्या रहा होता है, एनोड में क्या होता है, जिंक जो है वो कन्वर्ट होता है जिंक +2 में, है ना, ब्रिज बनाया, और जो कॉपर +2 है वो कन्वर्ट होता है कॉपर में। यहाँ पे जो भी आयंस है वो जितने कॉन्सेंट्रेशन में है वो भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा डैनियल सेल होता है, ये होता है डैनियल सेल, ठीक है। तो हमने एनोड रिएक्शन लिखी, ब्रिज बनाया, कैथोड की रिएक्शन लिखी, और इस तरीके से हम किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डैनियल सेल याद रखना कैसे बनता है ना, जिंक की रॉड होती है, जिंक का सोल्यूशन होता है, कॉपर की रॉड, कॉपर का सोल्यूशन, फिर जिंक क्या कर रहा होता है, +2 के फॉर्म में नीचे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव कर रहे हैं कॉपर की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट रखना है हमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, कॉपर में आ रहे हैं, कॉपर जाके पकड़ ले रहा है, +2 है कॉपर, नीचे जाके 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ ले रहा है, तो उसका हो जा रहा है क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, रिडक्शन कर दे रहा है। तो कॉपर वहां जाके, कॉपर की रॉड बड़ी होती जाएगी, मतलब मास में बढ़ती जाएगी, कॉपर जाके चिपक जा रहा है रॉड में। वहीं जिंक जो है मास में कम होता जाएगा क्योंकि उसमें जिंक नीचे आ रहा है। बीच में हम सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं जो इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है और सेल को कंप्लीट करता है। चलो भाई आगे आते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने पढ़ा, है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है मैम? ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, है ना, सही है।
कि जो भाई हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, एक डिफरेंस होता है किसके बीच का, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट है और जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है इसके बीच का, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। फॉर्मूला क्या होता है, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। क्योंकि हम ज्यादातर इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन, 25 डिग्री टेम्परेचर, है ना, 1 atm के आसपास प्रेशर। तो इस कंडीशन में जब हम बोलते हैं तो ये बन जाता है ई नॉट ऑफ सेल, जो कि होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अगेन कई लोग इसको ई नॉट ऑफ राइट माइनस लेफ्ट बोलते हैं, कई लोग इसको बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू बोलते हैं, तो ये आपको लिख देना है उसी तरीके से, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी मैं सारा आपको करवा दूंगी उसका भी रिवीजन, डोंट वरी बेटा। सेल्स वाला, बैटरीज वाला जो पढ़ा है ना वो भी बताऊंगी मैं आपको, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। मैम चैप्टर 1 का टेस्ट कब होगा, इस संडे को, इस संडे को आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा चैप्टर 1 का, ठीक है। फिर नेक्स्ट संडे आपको मिल जाएगा ऑल्सो चैप्टर 2 का। ऑल्सो जो सीपीपी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, अभी चैप्टर कल खत्म होगा, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, डाउट सेशन है कल आपका, ठीक है। तो मंडे के आसपास आपको इसकी भी सीपीपी मिल जाएगी, तो पूरे वीक आप इसको भी रिवाइज करते रहना, ठीक है, ठीक है। चलो मैम कैसे पता चलेगा एनोड पे मेटल कौन सा है, यही तो बेटा आपको उसमें याद करना होता है, बाकी तो रिएक्शन ही है नॉर्मल कि कौन सा मेटल किस पे, रिएक्शन बस यही है, मैं आपको याद करवा दूंगी, डोंट वरी, डोंट वरी, ठीक है। तो संडे को टेस्ट है चैप्टर 1 का, क्वेश्चंस कर लेना उसमें, ठीक है। चलो भाई, ये इसका एक फॉर्मूला होता है जो हमें याद रखना है, यस मैम। इसके अलावा हमें ये याद रखना है कि दोनों का हमें लेना है रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और अगर नहीं दिया है किसी का तो फॉर्मूला है रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, बस इन दोनों में माइनस साइन का डिफरेंस होता है, कैसे भी लिख लो, है ना, ऐसे लिख लो, या तो कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो वही है रिडक्शन पोटेंशियल, बस माइनस साइन का डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं, क्या है नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये मैंने इधर साइड क्यों लिख दिया पूरा, ये तो हमारा ऐसे चीता है ना, ये तो हमारा ऐसे चीता, चलो स्टैंडर्ड का मतलब लिखा रहने दो, स्टैंडर्ड का मतलब लिखा रहने दो, और यहाँ पे इसको लिख लो, चलो इसको भी लिखा रहने दे सकते हो ना, इस पे नॉट लगा लो, डायरेक्ट लगा दे रही हूँ मैं नॉट, ठीक है। और दोनों का लेना है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, क्योंकि वो लिखा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं। चलो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें, SHE, ये क्या होता है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक ऐसा इलेक्ट्रोड कि अगर मुझे कोई हाफ सेल दे दे और बोले चलो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, तो मुझे पता है उसके लिए तो 2 सेल की जरूरत होती है, एक कैथोड एक एनोड। मान लो मुझे किसी ने बोला ये कैथोड पकड़ो और जाओ जाके इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, या इसमें कोई भी रिएक्शन करो, कुछ भी कुछ भी, तो मैं कैसे कर पाऊंगी, मुझे तो दूसरे सेल की जरूरत है। तो उस टाइम पे आता है SHE, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऐसे लिख लो, जो अपना SHE होता है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों ही 0 होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका दोनों ही वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो हम बोलते हैं ये एज अ ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी रिएक्ट कर सकता है, वर्क कर सकता है, एज अ रिडक्शन हाफ सेल भी वर्क कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। तो कभी हमें किसी हाफ सेल इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है तो ये आता है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैम हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है H+ में भी, और साथ ही साथ H+ जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है H2 में भी, ठीक है। तो ये इसका कन्वर्जन हो रहा होता है। हमेशा याद रखना है इसमें प्लैटिनम की रॉड भी लगती है, प्लैटिनम की रॉड यूज होती है, प्लैटिनम ब्लैक डाला जाता है उसमें। प्लैटिनम ब्लैक एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन दोनों करता है। तो जो हाइड्रोजन के बबल्स बन रहे हैं वो बन रहे होते हैं, और जो प्लैटिनम ब्लैक का काम है वो क्या कर रहा होता है, शीट जो लगी है वो एब्जॉर्प्शन भी कर रहा होता है और सरफेस में भी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। सरफेस में जो एब्जॉर्प्शन होता है उसी को हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन दोनों हो रहा है प्लैटिनम की वजह से, और प्लैटिनम एक इनर्ट रॉड है तो वो रिएक्ट नहीं कर रही होती, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कंटिन्यूअसली H+ में कन्वर्ट हो रहा है और H+ कन्वर्ट होता जा रहा है फर्दर H2 में वापस से। तो यहाँ पे दोनों ही वैल्यूज आ रही होती है और दोनों का ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 होता है। तो हम इसे रेफरेंस मान के किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन। अगर हम बात करें नर्स्ट इक्वेशन की, तो नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नर्स्ट इक्वेशन के 2 फॉर्मूलाज होते हैं हमें। अच्छा नर्स्ट इक्वेशन होती क्यों है, पहले तो नर्स्ट इक्वेशन का काम होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। अगर मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है और मेरे पास कोई स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है तो मैं वहां पे लगा दूंगी नर्स्ट इक्वेशन। क्या फॉर्मूला होता है मैम नर्स्ट इक्वेशन का, नर्स्ट इक्वेशन होता है हमारे पास E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस फाइनल फॉर्मूला लिख दूं या जो भी आप बोलो 2.303 इंटू R इंटू T अपॉन N इंटू F लॉग बेस 10 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन
पावर आती है स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। हमें जो यूज करना है वो कौन सा यूज करना है, E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ये हमें फॉर्मूला याद रखना है इसका, जो भी आप बोलो दोनों ही याद रखना है, ऐसा नहीं कि एक याद रखना है, क्योंकि कई बार वो हमसे न्यूमेरिकल भले ही ना पूछे, हो सकता है वो इस वाले फॉर्मूले से न्यूमेरिकल ना पूछे, पर कई बार वो रिएक्शन में पूछ लेता है चीजें, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि हमें याद नहीं करना, ठीक है, ये भी हमें याद करना है। ये दो फॉर्मूला नर्स्ट इक्वेशन के होते हैं। अच्छा, एक और चीज, एन की वैल्यू क्या है, हर एक वैल्यू याद रखना है ना। ई नॉट ऑफ सेल तो समझ गए, कैथोड माइनस एनोड। आर क्या है, गैस कांस्टेंट 8.314 वाली वैल्यू। टेम्परेचर है यहाँ पे, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी कि एन की वैल्यू कैसे निकलती है, दो रिएक्शन है उसमें जो एन कॉमन आएगा, हमेशा याद रखना, कैंसिल आउट होता है ना, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लॉस्ट हो रहे हैं, ये होता है एन। एफ होता है फैराडे कांस्टेंट, या तो 46,500 इसकी वैल्यू रखी जाती है ना, या तो फिर 487 वाली भी एक वैल्यू रख ली जाती है, चाहो तो वो याद कर सकते हो, ठीक है। या तो 96,500 याद रखना, या तो फिर 96487 इसकी एक वैल्यू होती है, 485 लिखे रहती है कई जगह पे, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू है जब हमने इसमें कुछ ओवरऑल क्या बोलते हैं इसको, टेम्परेचर रख दिया 25 डिग्री, आर की वैल्यू रख दी, एफ की वैल्यू रख दी। जब इतनी वैल्यू हमने पुट कर दी, जब ये वाली वैल्यूज हमने रख दी, तब जाके हमें ये वाला फॉर्मूला मिल जाता है। बाकी लॉग मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, लॉग जरूर अच्छे से पढ़ लेना, उसी के हिसाब से इसके क्वेश्चन लगते हैं। पहले बताओ इस पेज में किसी को कोई दिक्कत समस्या, पीराबलम, बताओ 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 बताओ, कोई दिक्कत समस्या, पीराबलम। 96,500 रख सकते हो, 96487 होता है मेन वैल्यू इसकी, 96485 लिखी रहती है कई जगह पे। वैसे आपको कई बार गिवन भी रहता है कि आपको क्या रखना है ना। एग्जैक्ट अगर बेटा आंसर निकालो तो 96487 रखना है ना। चलो, तो मेरे ख्याल से ये वाला टॉपिक सबको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें नेक्स्ट आता है हमारे पास गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी हमारा यूजफुल वर्क डन नेगेटिव से जो निकलता है। गिब्स एनर्जी क्या होता है, ये बताता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है यानी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जो गिब्स एनर्जी होता है, डेल्टा निकलता है पहले तो, चेंज ऑफ गिब्स एनर्जी नहीं, ठीक है। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का एन इंटू एफ इंटू ई, ई नॉट ऑफ सेल अगर ये सब नॉट वाली कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है गिब्स एनर्जी का, ठीक है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आई, अगर डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव आ गया, तो इसको आप बोलते हो कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना। पॉजिटिव आ गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। डेल्टा जी का एक और फॉर्मूला होता है माइनस का आर इंटू टी, बल्कि आप पूरा ही लिख लो 2.303 इंटू आर इंटू टी, है ना, लॉग केसी। ये एक डेल्टा जी का फॉर्मूला ये भी होता है, तो दोनों ही फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। लॉग केसी लिखा है इसलिए 2.303 लगाया है, लॉग बेस 10 लगाया है ना। लॉग बेस ई होता तो 2.303 बुक में नहीं लिखता है, पर आपको लॉग बेस 10 की ही वैल्यू याद है, तो आपको बेटा ये चीज लिखनी है। कंडक्टर्स की अगर हम बात करें भाई, कंडक्टर्स हमारे क्या होते हैं, विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, है ना। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर्स, ठीक है मैम। अब कंडक्टर्स में हमें सबसे ज्यादा जो पढ़ना होता है वो इसके फॉर्मुलाज होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस का फॉर्मुला सबको पता है, मैं कंडक्टेंस से शुरू करती हूँ, ठीक है। तो जो कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस, है ना। फिर एक कप्पा की वैल्यू होती है कंडक्टिविटी, ये क्या होती है, ये होती है सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस, है ना, इनटू कंडक्टेंस। सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट को बल्कि जी नॉट से डिनोट करते हो आप, ठीक है। तो पहले एक सेकंड इसको हटाओ, हाँ। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट जिसे आप डिनोट करते हो जी नॉट से, ठीक है। ये होता है लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। उसके बाद लैम्डा एम निकला जाता है। लैम्डा एम क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, मोलर कंडक्टिविटी, है ना, इस तरीके से निकलता है। और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बना लेना इसी से, ना। 1 अपॉन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस होता है R इक्वल्स टू रो L बाई A, तो R इंटू A अपॉन L, ये रो का फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। इस तरीके से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा। कंडक्टेंस इसका जस्ट ऑपोजिट होता है ना। तो रो इंटू L अपॉन A का उल्टा कर दो, A अपॉन L इंटू रो, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है कंडक्टेंस का। रो को आप बोलते हो, रो इनवर्स को आप बोलते हो कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो ये हमारी कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस में मेन बहुत सारे फॉर्मूलाज याद रखने होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुलरॉश लॉ भाई हमें क्या बताता है, कुलरॉश लॉ पहले तो यूज होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वगैरह बात बताता है इन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट,
ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, दोनों का ग्राफ याद होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ऐसा सा होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ इस तरीके से होता है, यहाँ पे अंडर रूट C होता है ना, ऊपर मोलर कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। और जहां ये मैच कर जाए वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाती है। तो कुलरॉश लॉ एक लॉ है, लॉ ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस जो आप पढ़ते हो है ना, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस जिसमें हो रहा होता है। कुलरॉश लॉ होता क्या है, लैम्डा m इंफिनिटी अगर मुझे किसी भी कैटायन के लिए किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालनी है तो वो बराबर हो जाता है लैम्डा m इंफिनिटी उसके कैटायंस प्लस लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ उसके एनायंस, ठीक है। ये होता है लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ इट्स कैटायंस एंड लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ इट्स एनायन। फिर हमने और भी बहुत सारी बातें पढ़ी थी यहाँ पे, है ना, हमने और भी बातें पढ़ी थी, जैसे कि पढ़ा था हमने कि अगर बेटा हमने कभी किसी में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं या कम करते हैं, जो भी बोलो, कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है, ये सब रिवाइज करो। कॉन्सेंट्रेशन अगर आप कम करोगे तो इसका मतलब आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, है ना, मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, डाइल्यूशन या वॉल्यूम जो भी बोल लो, ये बढ़ा रहे हो, मतलब आप कंडक्टेंस बढ़ा रहे हो, कंडक्टेंस बढ़ा रहे हो, मतलब आप कंडक्टिविटी घटा रहे हो, कंडक्टिविटी घटा रहे हो, मतलब आप मोलर कंडक्टिविटी बढ़ा रहे हो। तो ये पूरा रिलेशन होता है, ये पूरा एक रिलेशन होता है, इसे भी आप याद रखना, ठीक है। ये पूरा एक हमारे पास रिलेशन होता है और इसी के बेसिस पे ये ग्राफ्स बनते हैं, है ना। कॉन्सेंट्रेशन कम किया, डाइल्यूशन बढ़ाया तो कंडक्टेंस बढ़ा, कंडक्टिविटी घटी, तो कॉन्सेंट्रेशन कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और कॉन्सेंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है। फिर उसके बाद फैराडे जी आए, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला भाई तुम जो इतनी बातें करो ना, मैं तुम्हें बताऊंगा, यहाँ पे लिख दूं, फैराडे जी ने बताया क्वांटिटेटिव एनालिसिस दिया इलेक्ट्रोलिसिस का, कि जो आप इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हो इसको कैलकुलेशंस में कैसे पढ़ोगे, इसकी कैलकुलेशंस कैसे होती, क्वांटिटेटिव तरीका क्या है, ये हमें फैराडे जी के लॉ से पता चला। इनके टोटल 2 लॉ थे। पहला लॉ था फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्या बोलता है, m इज इक्वल्स टू ZIT, कौन IT, ZIT, कौन IT, ZIT, Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Z इज इक्वल्स टू, दूसरे कलर से लिख देती हूं मैं इसको, इसका फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल्स टू E अपॉन F, ठीक है। E क्या होता है, इक्विवेलेंट मास, ये होता है मोलर मास अपॉन n की जो वैल्यू होती है। एंड अगर मैं पूरा ओवरऑल फॉर्मूला में पुट करना चाहूं तो मैं वो भी पुट कर सकती हूँ, सबको पुट कर दो तो क्या बनेगा, बन जाएगा m इज इक्वल्स टू Z हो गया मोलर मास अपॉन n इंटू F इंटू I इंटू T, वेयर T इज टाइम यहाँ पे, ठीक है, एंड I इज करंट, ठीक है। फैराडे जी का एक और लॉ होता है, दूसरा लॉ भी होता है, दूसरा लॉ क्या होता है, m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2, ये होता है फैराडे जी का सेकंड लॉ। जब आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हो, यानी कि करंट सेम कर देते हो सेम टाइम पे, तो उस टाइम पे ये फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। यहां तक भी कोई डाउट नहीं है, ZIT हो गया, ठीक है, यहां तक भी किसी को कोई डाउट नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक किसकी कर दी भाई, कर लेना यार, सही कर लेना, सही कर लेना, ठीक है, चलो कोई दिक्कत तो नहीं है, स्पॉन्टेनियस बता दिया, साफ नहीं दिख रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, होना तो नहीं चाहिए यार। चलो मैं एक बार और फोकस ले लेती हूँ, कैमरामैन फोकस करो ठीक है, चलो ठीक है। टेस्ट की कोई टाइम लिमिट भी होती है क्या मैम, नहीं बेटा नहीं, आप टेस्ट दे सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, कल मिल जाएगा आपको, ठीक है, और कोई दिक्कत तो नहीं है। डेरिवेशंस नहीं बेटा, नहीं, डेरिवेशंस नहीं आएंगी, टेंशन मत लो, डेरिवेशंस नहीं आएंगी, टेंशन मत लो। बैटरीज तो अभी पढ़ाया, बताओ कोई दिक्कत, पढ़ा दो एक बार बैटरीज, एक बार और बता दूं, बताओ किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई भी दिक्कत, इन द चैट बॉक्स क्लियर लिख दो अगर दिक्कत नहीं है तो, जल्दी से क्लियर आना चाहिए। पक्का क्लियर, पक्का वाला क्लियर है ना, चलो वेरी गुड, यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, सब कुछ हो गया होगा क्लियर, ठीक है। सेशन
तो भाई क्विक रिकैप में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। हमने बोला था कि अगर कोई रिएक्शन है, लेट्स से A प्लस बी गिव्स आउट C प्लस डी, डी 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 डी, ठीक है। ये तो अगर मैंने बोला कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन के, जिस भी चीज की आप बात कर रहे हो, उसका कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू जो भी टाइम में चेंजेस आए, तो डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और अगर मैं एक रेट ऑफ रिएक्शन निकालने की पूरी रिएक्शन के लिए ही बात करूं, तो हर एक का कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कि जो भी रिएक्टेंट है, लेट्स से ए यहाँ पे रिएक्टेंट है, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, इक्वल्स टू बी का कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू सी का कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू डी का कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पे एक अलग चीज क्या थी कि यहाँ पे एक अलग बात मैम ये थी कि हर बार आपको स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना था। जैसे उसके आगे ए लगा है तो 1/a, बी का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बी है तो 1/b, है ना, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, ये स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है जिसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग के लिए लगाया, ठीक है। c के लिए क्या है 1/c और d के लिए हो जाएगा 1/d, तो इससे डिवाइड करते हैं। एक और चीज, जो रिएक्टेंट है, क्योंकि टाइम के साथ साथ हमेशा रिएक्टेंट कम होता है और प्रोडक्ट बढ़ता है, हमेशा टाइम के साथ ही होता है, तो रिएक्टेंट के आगे हमें एक नेगेटिव साइन लगाना है और प्रोडक्ट के आगे हमें एक पॉजिटिव साइन लगाना है। सो इन शॉर्ट, जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं इट इज कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बाकी डेल्टा आप हर जगह लगा देना कॉन्सेंट्रेशन में भी, ठीक है। तो ये होता है इसका मीनिंग, ठीक है। पहली चीज समझ में आ गई, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट करता है, अगर आपको याद हो तो हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट करता है। जैसे कि क्या क्या था इसमें से, इसमें था इनके आयनिक बॉन्ड, है ना, मतलब इनमें कौन सा बॉन्ड है, इनके नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में जाना था, है? और उसके बाद हमने जाना था इनका स्टेट, मतलब अगर सॉलिड है और लिक्विड है और गैस है, तो हमें पता है कि भाई सॉलिड जो है उसमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा चिपके चिपके होते हैं, तो गैस में सबसे अच्छे से ये रिएक्शन होगी, फिर उसके बाद लिक्विड में और फिर उसके बाद सॉलिड में, है ना। इसके बारे में हमने जाना था। हमने फोटोकेमिकल इक्वेशन यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में अगर कोई हो रहा है तो क्या होगा, ये जाना था। हमने जाना था कि अगर कैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, नया पाथ दे देता है, एक नया पाथ, नई डायरेक्शन बना देता है और उसमें हमारी रेट ऑफ रिएक्शन हम निकाल सकते हैं। तो अब कैटलिस्ट के लगने से क्या होता है, रिएक्शन में ज्यादा पार्टिकल जो है वो यू कैन से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन कब, किस तरीके से, नया पाथ मिल जाता है, एक नए रास्ते से वो लेके जाता है रिएक्शन को, जिसकी वजह से हमारी रिएक्शन थोड़ी जल्दी हो जाती है। तो ये कैटलिस्ट का काम होता है, ठीक है। फिर हमें जानता है कॉन्सेंट्रेशन और टाइम, ठीक है। यहाँ पे आपने सरफेस एरिया भी जाना था ना, सरफेस एरिया, ज्यादा सरफेस एरिया है, जैसे क्रश्ड वुड हो गई या क्रश्ड शुगर हो गई, ज्यादा सरफेस एरिया कर दिया ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, कम कर दिया कम हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन और टाइम पे तो हमने पूरी चर्चा आगे करनी ही है, ठीक है। रेट लॉ क्या कहता है मैम, रेट लॉ एक रिलेशनशिप बताता है। क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है, किसके बीच का बताओ मैम, ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन किसका रिलेशन, एक होता है हमारे पास क्या, कॉन्सेंट्रेशन, है ना, या बोल लो रेट ऑफ रिएक्शन, पहले बोल लो, एक होता है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, रिएक्टेंट, है ना। तो हमने क्या जाना था, हमने जाना था कि रेट इज इक्वल्स टू, या ROR लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K A की पावर X एंड B की पावर Y। यहाँ पे X और Y एक्सपेरिमेंटली निकलते हैं, ठीक है, X और Y जो है वो एक्सपेरिमेंटली निकलते हैं, ठीक है। ये हमने जाना था, दिस इज रेट लॉ, रुक जाओ, हाँ, तो दिस इज रेट लॉ, एक्सपेरिमेंट से निकला था ये, ठीक है, जो A की पावर X और B की पावर Y है। अच्छा, यहाँ पे K क्या है, ये रेट कांस्टेंट है, दिस इज रेट कांस्टेंट आल्सो नोन एज वेलोसिटी कांस्टेंट। इसके बारे में भी कुछ फैक्ट्स आपने जाने थे कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ना, टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ता है, कम होने पे कम होता है, कांस्टेंट होने पे कांस्टेंट रहता है। तो रेट कांस्टेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बताता है भाई, ये जो आपने X और Y लिखा है ना, इसकी पावर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का काम है कि आपने ये जो X और Y लिखा है ना, ये X प्लस Y की पावर, है ना, ये जो पावर में लगे इसकी पावर n, यानी कि किस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन में कोई चीज डिपेंड कर रही है ना, मतलब 1 गुना हो रही है या 2 गुना हो रही है, 3 गुना हो रही है, कितनी पावर पे डिपेंड कर रही है ना। आवाज आ रही है ना, सब सही है ना,
हाँ, तो कितनी पावर पे चीजें हो रही है उसको आपको यहाँ पे लिखना होता है कि कितनी पावर पे यहाँ पे चीजें हो रही होती है, ठीक है। तो विद पावर के हिसाब से आप ये चीज लिखते हो, पावर मतलब जो आपने बैलेंसिंग के टाइम पे लगाई है ना। अच्छा, यहीं पे बात करी थी तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ के, ये जो के था इसके बारे में हमने यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमने के पढ़ा है इसकी यूनिट ये डिपेंड करती है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ रही है ना। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है हमारे पास फर्स्ट। ये ऐसा करती हूँ मैं ओवरऑल लिख देती हूँ, है ना। ओवरऑल यूनिट होती है मोल पर लीटर पावर 1 माइनस n, है ना, सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट होती है। और इसके बेसिस पे हम जीरो ऑर्डर की कोई यूनिट निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सबकी अलग अलग यूनिट निकलती है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जान गए, x प्लस वाई से निकलता है। अच्छा, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, रुको इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि पहले यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख देते हैं। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है यानी कि जो n की वैल्यू है, ये हमको पता है ये फ्रैक्शन में भी आ सकती है ना। ये क्या बोलते हैं इसको, जीरो भी हो सकती है, कैन बी जीरो, है ना, इंटीजर भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, एंड इट कैन बी ग्रेटर देन 3 ऑल्सो। ये क्यों बताया मैम ने, आपको पता है ग्रेटर देन 3 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 3 भी हो सकती है, ठीक है। ये क्यों बताया मैं आपको मॉलिक्यूलरिटी में बताऊंगी। बाकी यहाँ पे जो के की बात है इसकी यूनिट यहाँ पे लिख दे रही हूं मैं, यूनिट होती है मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और ये हर ऑर्डर के लिए चेंज होती रहती है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन, मैम एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो सिंगल स्टेप में होती है, है ना। और एलिमेंट्री रिएक्शन की खासियत क्या थी कि मैम जितनी भी एलिमेंट्री रिएक्शन होती है ना, उसमें जब आप रेट लॉ लिखते हो तो जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर होती है ना, यानी कि ये जो एक्स और वाई है, यहाँ पे जो एक्स और वाई लिखा है, ये एक्स और वाई जो है ये स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होती है, इक्वल्स टू स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। मतलब अगर बैलेंसिंग के टाइम पे 1 लगाए तो a की पावर 1, बैलेंसिंग के टाइम पे a के आगे 2 लगाए तो पावर 2, 3 लगाए पावर 3, तो जो भी बैलेंसिंग के टाइम पे वैल्यू है वही इसकी पावर बन जाती है। ये हमारी एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है, यानी कि सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन। फिर आती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो मल्टीपल स्टेप्स में हो, मल्टीपल स्टेप्स, एक से ज्यादा स्टेप लगे, और इसका जो पावर होती है ना, कॉन्सेंट्रेशन के टाइम पे जो पावर होती है ना, वो डिपेंड करती है, या बोलो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है, एक्सपेरिमेंटली, है ना। यानी कि यहाँ पे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू द पावर, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पावर नहीं बनती यहाँ पे हमें स्टेप बाय स्टेप। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, RDS कौन सा होता है, स्लोएस्ट स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप। मतलब अगर एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो किस रिएक्शन से हम रेट डिटरमाइन करेंगे, जो सबसे धीरे हो रहा होगा उससे हम रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने कई टाइप की इक्वेशन भी देखी थी ना, तो जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड वाली इक्वेशन देखी थी, बहुत सारी इक्वेशन देखी थी। तो अगर एक से ज्यादा स्टेप में कोई हो रहा है, तो वो हमारी एलिमेंट्री की जगह क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए एक और बात बड़ी फेमस है कि मॉलिक्यूलरिटी निकालना नामुमकिन होता है ना। मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाल पाते हम, नहीं निकाल पाते, ठीक है। लेकिन वही चीज हम अपने एलिमेंट्री रिएक्शंस में कर लेते हैं। तो भाई एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया पूरा। आगे बढ़ते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी की बात हुई है तो जानते हैं मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड किए ताकि हमें प्रोडक्ट मिल जाए, कितने मॉलिक्यूल्स ने इफेक्टिवली कोलाइड करके प्रोडक्ट बना के दिया, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी। मतलब जो रिएक्टेंट है, हम रिएक्टेंट से मॉलिक्यूलरिटी निकालते हैं ना। तो जो रिएक्टेंट्स हैं, पार्टिकल बोल लो, रिएक्टेंट बोल लो, है ना, रिएक्टेंट्स जिन्होंने इफेक्टिवली कोलाइड किया होगा, इफेक्टिवली कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाया होगा, प्रोडक्ट फॉर्म किया होगा, उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी की जो वैल्यू है, मॉलिक्यूलरिटी कैपिटल M लिख दे रही हूं मैं, ये जो है ये इंटीजर वैल्यू हो सकती है, मतलब 1 2 3 4 हो सकती है। इट कैन नेवर बी इक्वल टू 0, इट कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, ना ही तो फ्रैक्शन हो सकती है ना ही तो 0 हो सकती है, और इंटीजर तो होगी ऑफ कोर्स। तो ऐसा करते हैं, एक और पॉइंट लिख देते हैं, इंटीजर तो होगी, है ना। एक और चीज लिख देते हैं, इट कैन नेवर बी इक्वल टू और ग्रेटर देन, कभी भी ग्रेटर देन नहीं हो सकता 3 से, नॉट पॉसिबल। ग्रेटर देन 3 भी मॉलिक्यूलरिटी नहीं जाती, 3 भी बड़ी मुश्किल तरीके से ही जाएगी, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ए के कॉन्सेंट्रेशन जीरो पे डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट, ए के कॉन्सेंट्रेशन जीरो से बन रहा है प्रोडक्ट, है ना, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ए के कॉन्सेंट्रेशन से, है ना, इंडिपेंडेंट है ए के कॉन्सेंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें हमने दो चीजें याद रखनी है हमेशा, इसके फॉर्मूलाज है ना, एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और इसका हाफ लाइफ साइकिल, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे आता है, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, है ना, ये हमें याद रखना है। यहाँ पे ए क्या होता है, फाइनल या रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादातर हमें रिमेनिंग वर्ड याद रखना है। ए नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, के क्या है, रेट कांस्टेंट, और टी क्या है, टाइम, ठीक है। और टी हाफ, इसका हाफ रिएक्शन, है ना, यानी कि 50% रिएक्शन खत्म होने में जो टाइम लगा हो वो क्या होता है, वो होता है ए नॉट अपॉन 2k, ए नॉट अपॉन 2k, अगेन ए नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड के इज रेट कांस्टेंट, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, मतलब मैम ए की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है इस बार रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहां पे भी हमें दो चीजें याद रखनी है, कौन कौन सी दो चीजें याद रखनी है। नंबर 1, इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इसका क्या कहता है, ये कहता है टी से निकालो या के से निकालो, के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए, है ना, एक ये हो गया। इसी का टी हाफ कैसे निकलता है, इसी का टी हाफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है निकालना, है ना, तो इसका निकालते हैं टी हाफ। टी हाफ कैसे निकलता है, 0.693 अपॉन के, ये इसके टी हाफ निकालने का तरीका है, ठीक है। तो इसके भी दो फॉर्मूला है जो कि हमारे लिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हो सकती हैं, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो यस, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो मतलब मैम वही उसकी तरह मैम, झूठा, फरेबी, धोखेबाज, फलाना फलाना, है ना, तो बस स्यूडो मतलब यही था। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन रियलिटी में एक हायर स्टेप की है ना, बट इट अपीयर्स टू बी फर्स्ट ऑर्डर, है वो हायर स्टेप की रिएक्शन पर वो फर्स्ट ऑर्डर है। जैसे सुक्रोज का एक एग्जांपल होता है, जैसे कि मैंने आपको किसका एग्जांपल दिया था, आई गेस मैंने आपको एग्जांपल दिया था एस्टेरिफिकेशन का, है ना, सॉरी ऑपोजिट ऑफ एस्टेरिफिकेशन, है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर को हाइड्रोलाइज करोगे तो फिर वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में टूटता है। या एक और रिएक्शन आप लिख सकते हो, सुक्रोज ले सकते हो ना, C6C12H22O11, शुगर केन उठा लो, है ना, इसको पानी दे दो तो ये बनता है C6H12O6 विच इज ग्लूकोज प्लस C6H12O6 विच इज फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। यहाँ पे वाटर जो है ये 99% है, मान लो सबसे ज्यादा परसेंट में पानी है, तो पानी के इंक्रीज या डिक्रीज होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है C12H22O11 शुगर केन की पावर 1 पे, है ना, H2O पे डिपेंड नहीं करती, H2O पे डिपेंड नहीं करती, H2O के कॉन्सेंट्रेशन से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि H2O बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इसलिए उससे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है। चलो, कोलिजन थ्योरी में हमने क्या समझा, हमने समझा है मैम कि जो कोलिजन थ्योरी होती है वो ये कहती है कि जो कोलिजन है वो इफेक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, है ना, इफेक्टिव कोलाइड करना चाहिए मॉलिक्यूल को, ठीक है। और इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए मैम दो कंडीशन सबसे ज्यादा जरूरी होती है। कंडीशन नंबर 1, एक क्या बोलते हैं, कोलिजन जो हो रहा है वो एक परफेक्ट एनर्जी से होना चाहिए, यानी कि एनर्जी बैरियर, दो बैरियर क्रॉस करता है, एक एनर्जी बैरियर, है ना, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी हमने पढ़ी, थ्रेशोल्ड, हमने एक फॉर्मूला एक और पढ़ा था, वो था एक्टिवेशन एनर्जी क्या था, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, है ना, थ्रेशोल्ड में से पूरी थ्रेशोल्ड है उसमें से काइनेटिक हटा दो तो वो एक्टिवेशन एनर्जी निकल के आती है, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला याद रखना, या ऐसे भी बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी वो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो अगर हमने दे दी तो अब पार्टिकल जो है वो कोलाइड करके इफेक्टिव कोलिजन दिखा सकता है। तो एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, जो कि जिसके लिए उसके पास इनफ एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। और दूसरा होता है परफेक्ट एंगल, है ना, या प्रॉपर एंगल लिख लो, है ना, तो एंगल लिख लो या लिख लो ओरिएंटेशन, है ना, ओरिएंटेशन, करेक्ट ओरिएंटेशन, तो एक ओरिएंटेशन बैरियर होता है, ठीक है, ओरिएंटेशन सही होना चाहिए। फिर आता है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, नहीं आर्हीनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी तो उसी में कवर हो जाएगा ना, आर्हीनियस इक्वेशन, रुको, फिर आता है हमारे पास आर्हीनियस इक्वेशन, लास्ट में हमारे पास आर्हीनियस इक्वेशन, आर्हीनियस इक्वेशन के हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे, जिसमें से एक फॉर्मूला जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा कौन सा वाला, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू
ई ए विच इज एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, अपॉन 2.303 इंटू आर, जहां पे आर 8.314 होता है, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, एंड ऑलवेज रिमेंबर 2 बन जा T2, ठीक है, और ऑलवेज रिमेंबर T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है, ये होता है। तो ये होता है आर्हेनियस इक्वेशन। बता भाई, किसी को कोई दिक्कत समस्या? अच्छा, इसके अलावा बेटा इस चैप्टर में जितने भी ग्राफ है वो आपको बहुत अच्छे से जानना है। एक और फॉर्मूला भी लिख सकते हो, यस 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 बिल्कुल लिख सकते हो। कौन सा वाला था? K इज इक्वल्स टू A इंटू ई माइनस ई ए बाय आर टी, है ना, एक ये फॉर्मूला भी होता है इसका, ये भी लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है।